Kindly mute yourself. So, today my topic is mole concept numericals. लास्ट क्लास में मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तो आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम असाइनमेंट में है. सब अपने पास, सबके पास असाइनमेंट होगा, आपने ट्राई किया होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं क्लास को. देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आप सबको डिस्कस कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 7, सारे अपने माइक को पहले क्लोज कर लो. आप एक बार माइक को म्यूट कर लो बच्चों, इको आ रहा है. स्वाति, आप यस सर. म्यूट करो उसको. ठीक है, चलो अब ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन 106 ग्राम ऑफ NaClO3. देखो इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान देना इस चीज को. एक मिनट. ठीक है, अब ध्यान दो. क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच एटम. और आपके जो ईच एटम है वो क्या है, ध्यान देना. NaClO3 कितने ग्राम है? 106.5 ग्राम. क्लियर? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप क्या ढूंढोगे? कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल्स. सो वी नो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 106.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? सोडियम का 23, क्लोरीन 35.5 एंड ऑक्सीजन 3 इंटू 16. आई थिंक इसको सॉल्व करोगे तो 106.5 ही आने वाला होगा. सो पुट करो. सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 106 ग्राम में? 1 मोल. अब ध्यान से देखो, 1 मोल NaClO3 में कितने सोडियम है? देखो तो ओनली 1 सोडियम. तो क्या लिखोगे? 1 मोल सोडियम. अब मुझे बताओ 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 होते हैं. तो आंसर क्या होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स. कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ध्यान दो, क्लोरीन कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स. तो क्या लिखोगे? 1 मोल NaClO3 में कितने क्लोरीन है? 1 मोल क्लोरीन है. तो बताओ कितने क्लोरीन एटम हुए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्लोरीन एटम्स. क्लियर? अब ध्यान दो, 1 मोल NaClO3 में कितने ऑक्सीजन है? देखो तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है. मींस कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं? 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं. मींस टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? जल्दी बता दो. 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स. तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? नंबर ऑफ मोल्स आप ढूंढ लो, उसके बाद रिलेट करो. चलो इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान देना. कैलकुलेट, सबको करना है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर. चलो जल्दी से ढूंढो और आंसर करो चैट बॉक्स में. और जिसको भी डाउट हो जल्दी पूछना. अगर इन सारे क्वेश्चनों को आपने कर लिया तो मोल आपके क्लियर हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O. आंसर डू फास्ट, 2 मिनट्स का टाइम है आपके पास. चलो अब देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं. पहले सबसे पहले हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लो. नंबर ऑफ मोल्स H2O के कितने हो गए? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास वाटर, वाटर का कितना होता है? 18. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हो गए? 2. अब ध्यान से देखो, 1 मोल H2O में कितने मोल हाइड्रोजन है? देखो तो 2. तो क्या लिखोगे? 2 मोल हाइड्रोजन. बिल्कुल, बहुत अच्छा. अब आपके पास कितने मोल है? 2 मोल. सो 2 मोल H2O में कितने मोल हाइड्रोजन होंगे? 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे. यस. अब आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 4Na. समझ में आया? एंड जिसके जिसके 4Na हैं उनके बिल्कुल करेक्ट हैं. बहुत अच्छा. इसको ध्यान दो बच्चों, 2Na कैसे होगा? आपके पता है 2 मोल्स, 1 मोल में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 मोल्स में कितने होंगे? 4 मोल्स ही तो होंगे. बस उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एटम्स आपके आ जाएंगे. चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. A compound was found to contain 5.37% of nitrogen.
कोई एक कंपाउंड है जिसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 5.37। सो पूछता है व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। आपको उस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना है। चलो देखो कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, देखो कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 5.37% नाइट्रोजन है आपके, मींस 5.37 ग्राम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन कितने ग्राम में, 100 ग्राम कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो चलो बताओ, पूछता है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 ग्राम। सो 14 ग्राम नाइट्रोजन किसमें कितने में प्रेजेंट होगा, क्या लिखोगे, 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5.37 ग्राम, यही तो हो गया आपके कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। आ गया समझ में। देखो इतने परसेंट है मींस इतने ग्राम 100 ग्राम में है, तो 14 ग्राम कितने में होंगे, वही तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो यू विल हैव योर आंसर। समझ में आया। अब इसी पे एक और डमी क्वेश्चन ध्यान देना, 56.5 ग्राम, वेट रुको एक मिनट रुक जाओ, इस पे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। हाँ, 56% of iron is present in a compound. Okay. Find the minimum molecular mass of the compound. चलो जल्दी से इसका आंसर करो। ऑफ द कंपाउंड, आयरन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है 56। चलो डू फास्ट, जल्दी से आंसर करो बच्चों। आपको पता है 56% मींस 56 ग्राम आयरन प्रेजेंट इन 100 ग्राम कंपाउंड, एंड आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, 56 ही तो होता है ऑलमोस्ट। तो 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 56, तो आंसर क्या हो गया, 100 ग्राम। सो व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 100 ग्राम। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये कितनों ने सॉल्व किया, इसको आंसर बताओ इसका। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन Zn2+n हैविंग मास नंबर 70। क्या क्वेश्चन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, हाँ सॉल्व किया आप लोगों ने, अरे वाह। ऑडियो ऑडिबल ऑडिबल विजिबल, क्यों आवाज नहीं आ रही है क्या, हेलो। आप एक बार स्वाति, एक बार आप उसको क्या करो, एक बार लॉग आउट होके फिर से लॉग इन करो, सबको शायद आ रही होगी है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक बार लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन करो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार चेक कर लो क्या है बच्चों, Zn2+ है, ठीक है। इसका मास नंबर मींस ए कितना गिवन है 70, और Zn का एटॉमिक नंबर सबको पता है 30, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इज वेरी सिंपल, इट इज 70 - 30 दैट इज इक्वल टू 40। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा, गुड। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब आपको पता है क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स, याद रखना, ऑफ SO2 गैस which occupied 22.7 ml at STP। जब भी STP दे तो आपको पता है STP पे वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 नहीं 22.7 लीटर, याद रखना। तो क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका सॉल्व कैसे करोगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम कितना है 22.7 ml, ml को आपको पता है अगर लीटर में चेंज करना है तो क्या लिखोगे 10⁻³ डिवाइडेड बाय 22.7, ये कैंसिल हो गया, तो भैया नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 10⁻³ क्या यही था क्वेश्चन, बिल्कुल 22.7। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ, कितनों ने सॉल्व किया है, व्हाट इज द मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। जितनों ने सॉल्व किया बताओ। नहीं अनमोल 22.4 नहीं लेंगे, याद करो मैंने बताया था जब STP कंडीशन है मींस प्रेशर 1 बार है, यही तो डिफरेंस है।
कि बच्चे क्यों एक्यूरेटली सॉल्व नहीं कर पाते कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को, क्योंकि टीचर आपको बोल देता है 22.4 लीटर लो, अगर आप इसमें 22.4 लीटर लेते तो बताओ कैलकुलेशन कितना लेंदी हो जाता, पॉइंट कट ही नहीं होता। और आपको मैंने बार बार बताया, अगर एसटीपी कंडीशन है मींस प्रेशर 1 बार है, अगर प्रेशर 1 बार है तो वॉल्यूम 22.7 लीटर आएगा, 22.4 लीटर नहीं आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रेशर 1 एटीएम दिया है तब आप वॉल्यूम 22.4 लीटर ले लो। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों से आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट होगा, टाइम कम लगेगा। समझ में आया? तो इस चीजों को ध्यान रखना। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम डायरेक्ट उसको 22.4 लीटर से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन देखो यहां मेंशन है एसटीपी कंडीशन, तो क्यों लेंगे 22.4, 22.7 लेंगे। सबको समझ में आया? ध्यान देना इन छोटी छोटी चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3? अमोनिया है। चलो सबको पता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें ढूंढना होगा नंबर ऑफ मोल्स। चलो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, जिसने सॉल्व किया है वो एक बार चेक कर लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हैं, 3.011 इंटू 10⁻22, और आपको पता है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻1, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे भैया, 1/10⁻⁻1 है ना, तो 1/20 होंगे। देखो तो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं है, 1/20। तो अब आपको पता है कि NH3 के 1 मोल का मास कितना होता है, इट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास NH3 का कितना होता है, 14 + 3 17 ग्राम। सो 1/20 मोल्स के कितने होंगे जल्दी बताओ, 17 इंटू 1/20, सो 17/20 ग्राम। क्या है देखो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं, कैलकुलेशन मेरे तरफ से भी तो मिस्टेक नहीं है, एक बार चेक कर लो। 10⁻⁻1 हो जाएगा, 10⁻⁻1 मतलब 1/10, 1/10 मतलब हो जाएगा आपका 1/20। 1 मोल मतलब मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल का मास 14 + 3 17 ग्राम, सो 1/20 मोल का मास हो जाएगा 17 इंटू 1/20। किसी को प्रॉब्लम है? आ गया सबको समझ में? चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, कितनों ने सॉल्व किया, आंसर बताओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला रूल क्या होता है, सबके पहले मोल ढूंढ लो आप। जब तक आपको मोल नहीं पता तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा आंसर बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4? अच्छा आंसर आ रहे हैं बच्चों के, Na/2 Na। अच्छा चलो चेक कर लो एक बार, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देना इस चीज को, कितने ग्राम है, 1.6 ग्राम CH4 है, यही तो है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, मैंने आपको बताया, ग्राम हो मॉलिक्यूल्स हो सबको मोल्स में चेंज करो, मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CH4 का, 16, तो कितने होंगे नंबर ऑफ मोल्स, 1/10 हो गए। अब ध्यान दो, 1 मोल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप एक बार ध्यान देना। अच्छा एक बार आंसर अच्छा 0 पॉइंट, अभी देखते हैं अनमोल, ठीक है। कार्बन के, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 टाइम्स है, 1 × 4, मींस 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर, 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल हो जाएंगे 10 Na इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास 1/10 मोल CH4 है, तो क्या लिखोगे जल्दी बता दो, 1/10 इंटू 10 इंटू Na, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Na इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 ग्राम CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो ध्यान से अच्छे से, 1 मोल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स मींस 10 Na इलेक्ट्रॉन्स, और 1/10 में तो Na इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसको जिसने जिसने Na बनाया है उसके कंप्लीटली सही है, अगर डाउट है अनम्यूट करो और पूछो। अनमोल 0.1 नहीं, इट इज 1, और झलक Na/2 नहीं, एक बार अपने कैलकुलेशन देखो, डाउट हो तो पूछो। 1 मोल में 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1/10 मोल में कितने होंगे, 10 10 कैंसिल हो जाएंगे, Na इलेक्ट्रॉन्स। किसी को डाउट, आगे सबको कैलकुलेशन। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13, चलो क्वेश्चन नंबर 13 कितनों ने बनाया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 25 ग्राम MCl4 कंटेन्स 0.5 मोल क्लोरीन। 25 ग्राम में कितने हैं? 0.5। देन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ MCl4। ये किसने बनाया है इस क्वेश्चन को? IUC 200, गुड यार, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन। स्वाति ऑल्सो गुड, ये क्वेश्चन बना लिया आप लोगों ने, वाओ दैट्स गुड, दैट मीन टू से पीपल आर टैलेंटेड। अब देखो एक मिनट इस चीज को, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जितने, वाओ डन गुड। एक बार चेक करो सारे आंसर, देखो कितने हैं। 25 ग्राम MCl4 में कितने मोल क्लोरीन है? 0.5 मोल क्लोरीन है, यही तो है। तो देखो सिंपल सा तो लॉजिक है। टोटल क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे? 4, मीन्स 0.5 मोल क्लोरीन प्रेजेंट है आपके कितने? 25 ग्राम में। तो 4 मोल क्लोरीन कितने में प्रेजेंट होंगे? इट्स वेरी सिंपल, 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.5, ये ऊपर चला गया। 5 4 20, आंसर कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। इज वेरी सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर दिल्ली PMT का क्वेश्चन था ये। जब इंडिविजुअल PMT के क्वेश्चंस होते थे तब ऐसे क्वेश्चंस आते थे। बहुत इजी, अगर कमांड है आपकी थ्योरी पे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं। आप आराम से इनको करो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। जिन जिन लोगों ने कर लिया आंसर बताओ। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.35 मोल ऑफ C6H12O6? कितनों ने किया है? कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है 0.35 मोल? देखो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका? 0.35 मोल C6H12O6। अच्छा ये C6H12O6 है क्या? सबको पता है क्या? ये ग्लूकोज है या शुगर है? आई थिंक ये ग्लूकोज है ना, क्योंकि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। अब ध्यान से देखो तो, पहले रूल मैंने बताया था, चेक करो। 1 मोल C6H12O6 में कितने कार्बन है? देखो तो 6 मोल कार्बन है, मींस कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 इंटू Na कार्बन एटम्स हैं। तो आपके पास कितने हैं? 0.35 मोल ही तो है, C6 है ये, है ना। 0.C6H12O6 में कितने हो जाएंगे? जल्दी बता दो। 6 इंटू 0.35 Na। क्या ये सबके आ गए क्या? देखो तो इसको कितने लोगों ने किया, देखो 2.1 Na। अच्छा इसको सॉल्व किया होगा आपने, है ना? हाँ सॉल्व करके आ जाएगा, आई होप सो। एक बार मैं भी सॉल्व कर लूं। क्या होंगे इसके आंसर? इट इज 6 मल्टीप्लाई 0.35, यस यस 2.1 Na। बहुत अच्छा, गुड। अब मजा आ रहा है। यू पीपल आर रियली टैलेंटेड, आप लोग का डेफिनेटली सिलेक्शन होना चाहिए। यस अनमोल कंप्लीटली, झलक यस, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल 2.1 है। आयुषी एक बार आप चेक करो कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं है इसके न्यूमेरिकल्स में। देखो इसको, ये वाले सॉल्यूशंस में कहीं मैंने तो मिस्टेक नहीं किया, ये भी चेक कर लो। 1 मोल देखो इसमें सिंपल तो दिख रहा है, कार्बन 6 है। अब 6 मोल हो गए तो एटम्स में चेंज कर लो तो 0.3 मोल। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्या है देखो, ये किसने किया है? आंसर बताओ। हाउ मेनी Ca2 प्लस आयन आर प्रेजेंट इन 220 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस CaCl2? अच्छा ये भी आंसर कर लिया आप लोगों ने, अरे वाह गुड, 2Na। चलो ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, सब अपने चेक कर लो एक बार आंसर। 2Na, सबके 2Na आ रहे हैं, आई थिंक आंसर तो 2Na ही होगा। चलो एक बार देखते हैं। बहुत अच्छा, गुड। चलो कितने पूछे हैं? पहले तो आप पहले ये देख लो, CaCl2 को ब्रेक करो। आपको पता है CaCl2 ब्रेक होके क्या बनेगा? Ca2 प्लस और 2Cl माइनस। चलो अब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स CaCl2 के कितने हैं ध्यान देना। गिवन मास कितना है? 220 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CaCl2 का? जल्दी बताओ। It is 40 plus 35.5 into 2 means 40 plus 71 means 111। yes 111। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 2। अब ध्यान दो, 1 मोल CaCl2 में कितने Ca2 प्लस है? देखो तो ओनली 1 है, तो क्या लिखोगे? 1 मोल Ca2 प्लस आयन। और अगर इसको हम एट टोटल नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयन में चेंज करते हैं तो क्या लिखोगे? सीधा Na लिख दोगे, यानी 6.022 NaCa2 प्लस आयन। अब आपके पास पता है 2 मोल है,
सो 2 मोल CaCl2 में क्या हो जाएंगे? आंसर इज वेरी सिंपल, 2NaCa2 प्लस आयंस। देखो किसी को डाउट है? देखो सबके आंसर वही सेम आया ना। अनमोल 1110, हाँ 1110 नहीं 2Na होगा ना। ये देखो एक बार आप, हमें पहले मोल में ढूंढना है। देखो 1 मोल CaCl2 में कितने Ca2 प्लस है? 1 है, तो लिख दिया 1 मोल Ca2 प्लस आयन। अब 1 मोल जब Ca2 प्लस आयन आपके पास हो गए, तो उसमें कितने होते हैं? 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मीन्स Na। तो 1 मोल में NaCa2 प्लस आयन है, तो 2 मोल में कितने होंगे? 2NaCa2 प्लस आयन ना। चलो आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये कितनों ने बनाया है? आंसर करो जल्दी से, जल्दी करो बच्चों, आज टॉपिक भी हमें स्टार्ट करना है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये भी बना लिया आप लोगों ने? अरे वाह, ये क्या होगा? अरे वाह एकदम करेक्ट है। इसका तो ये तो सिंपल है, इसका तो सिंपल है। 1 ATM पे है, ये 22। क्या इसको भी सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं? अनमोल नहीं, 31.2 नहीं। एक बार इसको देखो, अगर फिर से मैं बता देता हूँ, नो इशू। देखो अब आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। 1.429 है ना, 1.429 ग्राम O2 प्रेजेंट है कितने लीटर में बच्चों? 1 लीटर में। और O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 32 ग्राम। सो 32 ग्राम O2 कितने में प्रेजेंट होगा? वही तो उसका मॉलिक्यूलर मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। क्या लिखोगे? 32 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1.429। इसको सॉल्व कर लो, हो गया आंसर। कितने आंसर थे इसमें? 1.429 है ना। हाँ कैलकुलेशन कर लो आप, आंसर आ जाएगा। 32 डिवाइडेड बाय 1.429 आ गया ना, 22.4 लीटर। समझ में आया? देख लो सारे बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्व करके आ जाएगा 22.4 लीटर। ये सिंपल पूछा है ना। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मींस इतने ग्राम 1 लीटर में प्रेजेंट है, तो 32 ग्राम कितने में प्रेजेंट होंगे? हो गया, ये भी हो गए सबके। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कितनों ने बनाया? आंसर करो जल्दी से फास्ट। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट? ये सबने गलत किया होगा मुझे पता है, इसमें थोड़ा सा मुझे बताना है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ वाटर? देखूं, ये बना लिया क्या? अच्छा Na/18 एंड Na। ओके आयुषी ने बोला 1/22400 Na। ओके पंखुड़ी रेस्ट, रेस्ट बच्चे सब आंसर करो ना, तभी तो मजा आएगा। नहीं तो फिर क्या, फिर मैं बताऊंगा, आप लोगों को खुद करना होगा अगर आपको नीट क्लियर करना है तो। ओके अब देखो इस क्वेश्चन में मैं पहले पहले तो मेरी 2-3 बातें सुन लो। अगर वाटर होता, ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछे लिक्विड वाटर हो, यानी वाटर नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर में क्या होता है? लिक्विड। तो हमेशा याद रखना लिक्विड वाटर का वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं होता, 18 ml होता है। तो नीट में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होके आता है। अगर आपसे कोई लिक्विड वाटर पूछे तो क्या लिखोगे? वॉल्यूम उसका 18 ml। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी। तो वॉल्यूम कितना आएगा उसका? 18 ml, 22.4 लीटर नहीं। अब यहां क्वेश्चन क्या? वाटर वेपर। वाटर वेपर किस फॉर्म में है याद रखना? वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में है। अगर वाटर वेपर दिया है तो आप क्या वॉल्यूम लोगे? 22.4 लीटर। इसको गांठ बांध लो, VVI कर लो। इफ वाटर वेपर गिवन देन यू हैव टू टेक वॉल्यूम 22.4 लीटर। इफ लिक्विड वाटर गिवन तो न्यूमेरिकल बोलोगे 1 मोल में कितने ml होते हैं? 18 ml। 22.4 लीटर नहीं लिखोगे, बार बार बोल रहा हूं, स्टार बना के कॉपी में लिख लो। लिक्विड वाटर के 1 मोल में 22.4 लीटर नहीं होते, 18 ml होते हैं। क्योंकि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कंडीशन में होता है, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर सीसी। इसलिए जब सॉल्व करेंगे तो लिक्विड वाटर का वॉल्यूम आएगा 18 ml। लेकिन अगर वाटर वेपर में है, मींस गैसियस कंडीशन में है, तब उसका वॉल्यूम क्या लोगे? 22.4 लीटर। तो इस केस में वाटर का वॉल्यूम हम क्या लेंगे? 22.4 लीटर, क्योंकि वाटर किस प्रेजेंट में है? वाटर वेपर के प्रेजेंट में। आ गया? अब पूछा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ml? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो बन जाएगा, अब तो बन जाएगा। आई होप सो तुम लोगों से, है ना। ये बस इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17। सो आपको पता है 22.4 लीटर मतलब 22400 ml। 22400 ml में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? Na वाटर मॉलिक्यूल्स। यस। तो आपके पास कितने हैं 1 ml में? तो 1 ml में क्या लिखोगे? Na डिवाइडेड बाय 22400
H2O मॉलिक्यूल्स, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ गया समझ में? इतने में आपके Na हैं तो 1 ml में कितने होंगे? Na/224, जिसके ये आ गए हैं उसके एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन देख लो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ml वाटर वेपर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। अब देखो 1 atm गिवन है। अब बताओ 1 atm जब गिवन होता है हम लोग क्या लेते हैं? वॉल्यूम 22.4। यहाँ गलती से अगर 22.7 लीटर लेके आप अगर आ जाते तो आपको -1 मिलता। ये छोटी छोटी चीजें भी आपके काम आएगी, इस चीज को ध्यान रखना। आ गया समझ में? आई होप सबको समझ में। जिसको नहीं आया वो अनम्यूट करो और पूछ सकते हो। एनीबडी एनी डाउट? चलें क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। कितनों ने सॉल्व किया इसको? जल्दी बताओ, आंसर करो। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल? पहले 10 मोल का आंसर बताओ, फिर 10 ग्राम का बताना। अच्छा 10 मोल में कितने होंगे? 320। पहले मोल के आंसर बताओ, मोल के। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर, पहले मोल के। 10 मोल ऑफ H2SO4। तो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान देना। तो इस चीज को क्या पूछा है? आपको 10 मोल H2SO4 बनाने हैं तो आपको कितने सल्फर चाहिए, यही तो है। पहले तो एक देख लो, 1 मोल H2SO4 में कितने मोल सल्फर है? देखो तो ओनली 1 मोल सल्फर। बहुत अच्छा। तो 10 मोल H2SO4 में कितने मोल सल्फर होंगे? 10 मोल सल्फर होंगे। मींस अगर 10 मोल H2SO4 बनाना है तो आपको कितने सल्फर चाहिए? 10 मोल। अब आपको पता है सल्फर का मास कितना होता है, तो कितने ग्राम चाहिए? अमाउंट ऑफ सल्फर रिक्वायर्ड। तो आपको पता है सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 32 मीन्स आपके हो जाएंगे 320 ग्राम। जिसके 320 हैं उसके बिल्कुल करेक्ट है। देखो कितनों ने करेक्ट किया है। स्वाति बिल्कुल करेक्ट है, अनमोल बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है क्या है, एक बार देखो सेकेंड पार्ट इसका। 10 ग्राम में बताओ, 10 ग्राम। तो पहले तो 10 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। आपका इसका सेकेंड पार्ट देखो। पहले तो आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 10 ग्राम गिवन मास, और H2SO4 का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 98। अब ध्यान दो, 1 मोल H2SO4 में कितने मोल सल्फर है बच्चों? 1 मोल सल्फर है। तो 10 अपॉन 98 मोल H2SO4 में कितने सल्फर होंगे? 10 अपॉन 98 मोल सल्फर ही तो होंगे। तो चलो जब ये आ गया मोल्स तो इसको मास में चेंज कर दो। तो क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ सल्फर रिक्वायर्ड 10 अपॉन 98, और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपका। देखो तो आप लोगों ने कर लिया क्या? यानी 320 डिवाइडेड बाय 98, यानी आंसर आ जाएगा 3.26 ग्राम। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन, देखो कितनों कितनों ने किया है। बिल्कुल अनमोल, एकदम करेक्ट है, एग्जैक्टली, डेफिनेटली। चलो बहुत अच्छा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कितनों ने किया है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखो इसको कितनों ने किया है। द वेपर डेंसिटी, अच्छा मॉलिक्यूलर मास कैसे ढूंढते हैं? वेपर डेंसिटी अगर आपको अच्छा ये भी कर लिया आप लोगों ने, वाओ। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? कितनों ने किया है इस क्वेश्चन को? आप लोगों ने कर लिया, अरे वाह, वेरी वेरी गुड। चलो देखो आंसर बताओ इसके तो, और जिसने नहीं किया उसको ट्राई करो जल्दी से। 33.3 मोल्स ऑफ NO2। अच्छा चलो चेक करते हैं एक बार। 33 तो मुझे लगता है 33 पॉइंट, चलो इसको एक बार करते हैं। वेपर डेंसिटी कितनी है? 38.3 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं ना, देखना डेटा। ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 19 है ना, क्वेश्चन नंबर 19 है। चलो अगर आपके वेपर डेंसिटी है 38.3, तो आपको पता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सो 2 इंटू 38.3, ओके, मीन्स 3 टू जा 6, 8 टू जा 16, 3 टू 76.6। ये आपका क्या आ गया? मॉलिक्यूलर टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। यानी आप क्या लिखोगे यहाँ पे? मोलर मास
ऑफ द मिक्सचर, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर कितना आ गया आपका 76.6 ग्राम। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसमें क्या क्या है, NO2 है और N2O4 है, आई होप सो यही तो है। हाँ, NO2 एंड N2O4, ठीक है। चलो अब इसके टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर कितने हैं, 100 मोल। तो मैंने मान लिया 100 मोल। सो मैंने मान लिया NO2 के कितने मोल होंगे A, N2O4 के कितने मोल होंगे 100 माइनस A, और टोटल मास कितना है 76.6। तो क्या इक्वेशन बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ NO2। अच्छा, NO2 का मास कितना होगा 14 एंड 32 है ना, 14 एंड 32 कितना हो जाएगा 46। यस, A इंटू 46 प्लस 100 माइनस A, N2O4 के जस्ट डबल ही तो होगा, यानी 92 इज इक्वल टू 76.6। क्या ये इक्वेशन सबको समझ में आ गया? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 मिल जाएगा। देखो तो, किसी को भी डाउट है अनम्यूट करो और क्वेश्चन पूछो। ये समझ में आया? टोटल मास ये है, इसमें NO2 के मोल्स हैं A और N2O4 के मोल्स हैं 100 माइनस A। तो क्या लिखोगे, A इंटू मोलर मास ऑफ NO2 प्लस 100 माइनस A इंटू मोलर मास ऑफ N2O4 इक्वल टू टोटल मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है, आपका आंसर मिल जाएगा। बताओ, सबको समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? नहीं है तो इसको एक बार नोट डाउन, वैसे मैं इसको तो PDF फाइल भेज दूंगा, आप इसमें चेक कर लेना, बट एक बार ध्यान दे दो, इसमें कहीं डाउट तो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन किसने बनाया है, कितने लोगों ने बनाया, आंसर कर दो लास्ट क्वेश्चन का। एक बात याद रखना, यहाँ पे एटम्स है तो आंसर AMU में आएंगे, मोल्स में नहीं है, ध्यान देना। तो ग्राम को AMU में कैसे चेंज करते हैं आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 है ना। चलो इसके आंसर बताओ जल्दी से। अरे वाह, इसके भी आंसर कर लिए बच्चों ने, वाह, गुड गुड बहुत अच्छा, आप लोग मेहनत कर रहे हो जाएगा। क्या आंसर है 133 153 पॉइंट, स्वाति ने बोला 135। आप लोग जल्दी करो बच्चों, इसका आंसर, सारे बच्चे आंसर करो। यस, 135.04 ही इसका आंसर है। बहुत अच्छा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। कितने कार्बन एटम है, 9 कार्बन एटम है ना। चलो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलो 9 कार्बन एटम है, ओके। हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 13 हाइड्रोजन एटम है, बहुत अच्छा। और दूसरे एटम कितने हैं आपके, कितने ग्राम गिवन है, 2.33 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम गिवन है। ठीक है, तो पूछता है कि बताओ मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का। तो 9 कार्बन एटम है, ओके। तो क्या लिखोगे, टोटल मास ऑफ द 9 कार्बन एटम, ओके। मास ऑफ 9 कार्बन एटम्स कैसे सॉल्व करोगे, 9 कार्बन के एक एटम का मास क्या होता है 12, मींस 108 AMU, ठीक है। अब मास ऑफ 13 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, 13 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1.008, तो 1 ही ले लो, ठीक है, 13 AMU, ठीक है। मास ऑफ 2.33 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम ऑफ कोई एटम होगा X मान लो, क्या हो जाएगा 2.33 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम में है। इसको किससे डिवाइड करोगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 AMU इक्वल टू क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो ग्राम को AMU में चेंज कर लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 14.04 AMU आ गई। अब यही तीनों एटम से मिलकर तो कंपाउंड बना है आपका, तो क्या लिखोगे, हेंस द मास, टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल, टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, 108 प्लस 13 प्लस 14.04, सॉल्व करके आ जाएगा 135 AMU। इस चीज को यार 135.04 AMU, यही मोलर मास हो गया। आ गया सबको समझ में? अब आपके पास 5 मिनट्स का विंडो है, जिसको पूरे क्वेश्चन पे कहीं पे भी समझ में नहीं,
नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसको हम लोग मोल कंसेप्ट 2, और ये आपको क्लास 12 में सॉल्यूशन चैप्टर में भी मिला होगा। अब मोल का यूज करके हम लोग स्ट्रेंथ कैसे ढूंढते हैं सॉल्यूशन का। अच्छा पहले तो मुझे थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग कर दूं, सॉल्यूशन क्या होता है बताओ। सॉल्यूशन मतलब न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन मतलब अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्म, मींस कंप्लीटली मिसेबल, तो वो आपका सॉल्यूशन होगा। ये आप थोड़ा मोटा चीज जानते हो, जैसे अगर मैं बोलूं सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। अगर मैं बोलूं शुगर प्लस वाटर, ये भी आपका क्या है, सॉल्यूशन है। अगर मैं बोलूं टी, चाय, चाय भी आपका क्या है, सॉल्यूशन है, जब उसमें से आप पूरा टी लिप्स को हटा देते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं चॉक प्लस वाटर, तो आपको पता है चॉक पानी में घुलता नहीं है, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं बोलूं ऑयल प्लस वाटर, ऑयल भी पानी में मिसेबल नहीं होता वाटर में, तो ये भी सॉल्यूशन है। मींस अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अब इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कैसे ढूंढते हैं, मींस उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो पावर है, उसको ढूंढने के लिए अलग अलग मेथड आते हैं। तो उस मेथड के में किस तरीके से हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो आज हम लोग पता करेंगे। सबको पता है शायद, पहला क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज, देन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, बहुत सारी चीजें हैं। तो बट एक एक करके ध्यान दो, मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा, है ना। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। चलो अब आप सब अपने आप को अनम्यूट कर लो, कुछ इको आ रहे हैं, अनम्यूट करो। स्वाति आप आपको म्यूट करो, सॉरी अनम्यूट नहीं, म्यूट करो। स्वाति आप अपने म्यूट कर लो। चलो अब ध्यान दो, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले बिल्कुल क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था उससे ध्यान दो। पहला होता है मास बाय मास परसेंटेज। ओके, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं याद रखना हमेशा, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपसे कोई पूछे कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो इस चीज को याद रखना, मास ऑफ सॉल्यूशन मींस मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान देना, उसके बाद आता है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन मतलब क्या, ध्यान देना, मास फ्रैक्शन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये हो गया मास फ्रैक्शन। ये मास फ्रैक्शन किसका हो गया, सॉल्यूट का हो गया, याद रखना। और अगर कोई पूछे मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बोलो, तो मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, इट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। इस चीज को ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम है। अब आपके पास एक छोटी सी चीज है, ये मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कहीं आप देख रहे हो, यहां देख रहे हो। तो मास बाय मास परसेंटेज का बुक्स में नया फॉर्मूला भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होता है, सबको पता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके जगह मास फ्रैक्शन लिख देते हैं। तो अगर इसके जगह मास फ्रैक्शन लिख दें, आपको घबराना नहीं है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, एक मिनट। उसके बाद आपका आ जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इस चीज को ध्यान रखना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब होता है, याद रखो इस चीज को, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग लिखते हैं वी बाई वी। ये जब आप पेट्रोल डीजल भराने जाते होंगे ना पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ देखना बहुत सारे, जैसे मोबिल डालते होंगे कभी स्कूटी में या गाड़ी में, तो आपने देखा वी बाई वी लिखा होता है, मीन्स उसमें सारा लिक्विड है। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मीन्स
ये जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कब यूज करते हैं, जब सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तब ये लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, आपने देखा होगा बियर की बोतलों में या वाइन की बोतलों में या वोडका की बोतलों में V बाय V लिखा होता है। बोलो क्यों? क्योंकि V बाय V मतलब जो आप वाइन ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो उसमें होता क्या है, अल्कोहल, और होता क्या है, वाटर। तो आपको पता है अल्कोहल भी क्या होता है, लिक्विड, और वाटर भी क्या है, लिक्विड। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो तब कौन सा मेथड हम लोग उसका स्ट्रेंथ ढूंढने के लिए निकालते हैं, तब आप देखोगे V बाय V लिखते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो जितने भी आप लिक्विड वाले चीजें देखोगे उसमें V बाय V लिखते हैं, मीन्स सॉल्यूट इज ऑल्सो इन अ लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज ऑल्सो इन अ लिक्विड, तब ये मेथड यूज करना। और अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोले तो मीन्स सॉल्यूट इज इन अ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज इन अ लिक्विड, और मास बाय मास परसेंटेज आप जानते ही हो। नेक्स्ट आ जाओ, ये सब तो इजी है। अब नेक्स्ट आपका आता है पीपीएम। पीपीएम किसको पता है बताओ? पार्ट्स पर मिलियन। याद करो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड आपने पढ़ा था, उसमें हार्डनेस पढ़ा था, डिग्री ऑफ हार्डनेस जो निकालते हैं वो पीपीएम में निकालते हैं, पढ़ा होगा बिल्कुल। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय, अब बताओ 100 नहीं 10⁶ लिखोगे, क्योंकि 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10⁶। तो अगर कोई पूछे पीपीएम का यूज जनरली कहां करते हैं, तो बोलोगे हार्डनेस ऑफ वाटर में। कॉपी में नोट करते जाना, ऐसे क्वेश्चन ही मिलते हैं आपको नीट में। पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो क्या लिखोगे, याद रखना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 10⁹ इस चीज को ध्यान रखना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 10⁹। नेक्स्ट मेथड ये आपको दिखेगा रॉल्स लॉ में, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मैं बोलता हूं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को बोलते हैं काय ए, इसको काय सिंबल बोलते हैं, ठीक है। अब सपोज करो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स हैं, मैंने मान लिया Na, और सॉल्वेंट के मोल मैंने मान लिया Nb। तो बताओ टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल सॉल्यूशन में हो गए आपके कितने, Na प्लस Nb। तो अब अगर कोई पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये याद रखना, Na अपॉन Na प्लस Nb। अब अगर कोई पूछे आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग लिखते हैं काय बी, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया? ये आपके क्या है, ध्यान से देखो, ये आपके सॉल्यूट के मोल्स हैं और ये आपके क्या है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के। अच्छा, दोनों को ऐड करके क्या आएगा, इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोग जानते ही होंगे। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर दूं, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं Na प्लस Nb, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, Na प्लस Nb, ये आपका कैंसिल होके क्या आ जाएगा बताओ, 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इट इज इक्वल टू 1। ये डेरिवेशन बहुत वीवीआई है, जब आप रॉल्स लॉ के डेरिवेशन करोगे, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, तो ये चीजें आपको दिखती है, शायद आपने पढ़ा होगा तो आप लोग को याद आ रहा होगा, ये याद रखना। नेक्स्ट आपका मेथड आता है, ध्यान देना, नेक्स्ट आपका मेथड आता है मोलारिटी। इस चीज को ध्यान देना, मोलारिटी, इसको लिखते हैं कैपिटल M। ओके, मोलारिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो गया। यानी इसको सिंपल में क्या लिखते हैं, N/V। अच्छा, अगर ml में दिया हो तो क्या लिखोगे, N/V, V in ml मल्टीप्लाई बाय 1000। ये आपका जनरली आपको दिखता है, ठीक है।
यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या होता है, ध्यान देना। नंबर ऑफ मोल्स मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे WA अपॉन MA लिखूं, ये MA मोलरिटी नहीं है, ये मोलर मास है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है, इट इज मोलर मास। तो इस जगह पे ये वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आया था एम्स में। अभी आपको बोला मोलारिटी इज इक्वल टू N/V। Na लिख देता हूं, Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Na मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अब इसको देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मोलारिटी इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कुछ सुना है आप लोगों ने? डेंसिटी होता है क्या? बिल्कुल। सो मोलारिटी का नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी अपॉन मोलर मास। ये ध्यान देना बच्चों, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ वॉल्यूम हमने किस में लिया, लीटर में, ml में लोगे तो 1000 हो जाएगा एक्स्ट्रा, ये ध्यान देना। इसी पे रिलेशन भी आएंगे आगे आपको, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस तरीके से एक और मेथड आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है मोलालिटी। अच्छा, मोलालिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल m। अब इसको ध्यान रखना क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट, ये वेट है, सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट लेना है, याद रखना। चलो, या इसी को हम लोग लिखते हैं N/W, Na अपॉन WB। WB Na मतलब सॉल्यूट और WB मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज को ध्यान रखना। अगर ग्राम में दिया हो तो क्या लिखोगे, Na अपॉन WB मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आपसे एक क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में आंसर करो या अनम्यूट करके आंसर करो। बताओ मोलारिटी और मोलालिटी दोनों में टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करता है? विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म? So molality is temperature dependent. मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। Yes, so molality is independent and molarity is dependent. ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, देखो, है ना? क्यों है ये बताओ? Why मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? क्या सिर्फ मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है क्या? सोच के बताओ। मोलारिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन इसकी वजह से। यस, देखो, मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बिकॉज हेयर ऑल क्वांटिटीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्योंकि मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता नहीं है, मोल्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता नहीं है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, मोलालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है, चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो एज पर द चार्ल्स लॉ अगर हम यूज करें तो हम क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो मोलारिटी में क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी चेंज होगा, इस चीज को याद रखना। तो विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो टर्म होगा वो मोलालिटी है और मोलारिटी नहीं है। अच्छा बताओ, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? मोल फ्रैक्शन। So mole fraction is dependent. नो, फिर से मैं बता रहा हूँ, मोल No फ्रैक्शन में sir, वॉल्यूम है mole fraction is क्या? मोल फ्रैक्शन में independent. मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम है? नहीं है। जब किसी में वॉल्यूम नहीं है तो वो हमेशा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, याद रखना, क्योंकि मास और मोल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। तो चलो बताओ, पीपीएम पीपीएम टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? पीपीएम। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यस, यस बिल्कुल, सबको समझ। पीपीबी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ आपसे मोलालिटी और मोलारिटी ही पूछे, कुछ भी पूछ डिपेंडेंट। वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब ध्यान देना इस चीज को, है ना। अब मुझे बताओ, 1 मोलर या 1 मोलल, सेंस समझ में आया? दोनों में 1 है, एकदम बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन है। बोलो इन दोनों में बड़ा कौन है?
विच इज ग्रेटर? 1 मोलर और 1 मोलल में सबसे बड़ा कौन है? देखो कौन बता पाएगा। ये क्वेश्चन भी आया था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। जिसकी थ्योरी अच्छी है उसे नीट में कोई भी नहीं रोक सकता, और जिसकी थ्योरी अच्छी नहीं है उसको बार बार डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनाने होते हैं। अब आप ये डिसाइड करो क्या करना है। जल्दी फास्ट। अच्छा आंसर आ गया क्या? 1 मोलल बड़ा है, और बच्चे बाकी बच्चे का जो फॉर्मूला होता है वो N/V होता है ना? N/V। ये V क्या है पता है आपको? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है N/W। ये W क्या है? ये वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अब ध्यान दो, इतना बड़ा डिनोमिनेटर है जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी है, फिर भी ये वैल्यू कितना ले आ रहा है? 1। और इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है तब भी इसकी वैल्यू 1 आती है। तो सेंस में डिनोमिनेटर बड़ा होने के बाद भी ये 1 आ रहा है। तो हमेशा याद रखना 1 मोलर का जो सेंस होता है वो 1 मोलर से कहीं ज्यादा होता है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन से डिवाइड किया फिर भी 1 आ रहा है, और यहाँ सॉल्वेंट से डिवाइड किया तब 1 आ रहा है। तो बताओ यहाँ इतना बड़ा डिनोमिनेटर आपने यूज किया फिर भी 1 वैल्यू लेके आ गया, तो कौन बड़ा हुआ? 1 मोलर ही तो बड़ा हुआ। ये सेंस की चीजें, कॉमन सेंस है, इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आता है नॉर्मलिटी। ये आज यही खत्म करूंगा टॉपिक। चलो नॉर्मलिटी कितनों को पता है? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें इक्विवेलेंट मास कंसेप्ट आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट याद रखना अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे थोड़ा बदलेगा, इट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इस चीज को याद रखना। अब मुझे एक चीज बताओ, इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट किसको किसको आता है? और अगर ये आपको आता है तो आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस अच्छे से आएगा, और अगर ये आपको नहीं आता तो बड़ा दिक्कत है। बताओ इक्विवेलेंट मास कितनों को आता है? हैंड रेस करो। नेक्स्ट क्लास में जो आपकी ट्यूसडे को होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा इक्विवेलेंट मास। बहुत तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट मास बता सकते हैं। अच्छा पंखुड़ी को आता है? रेस्ट। इक्विवेलेंट मास का अलग अलग होता है, एसिड का इक्विवेलेंट मास, बेस का निकालते हैं, फिर सॉल्ट का निकालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का निकालते हैं। एनीवेज आज मैं क्लास यहीं एंड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बार आप लोग कल नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास के कंसेप्ट सारे पढ़ के आना। आज मैं कोई आपको असाइनमेंट नहीं दूंगा, ये जो क्लासरूम नोट्स है मैं आपको आज वो भेज दूंगा और इसके वीडियोस भेज दूंगा। और नेक्स्ट जो ट्यूसडे को क्लास होगी 10 AM, उस समय आपको मैं इक्विवेलेंट मास कंसेप्ट बताऊंगा, दैट इज मोल कंसेप्ट 2। क्लियर? तो चलो अब किसी को अगर डाउट है तो क्वेश्चन पूछो, नहीं तो मैं क्लास स्टॉप कर रहा हूं, है ना।